तो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रोफिक लेवल्स? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रोफिक लेवल्स इन इट। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, इसमें हमसे दो चीजें एक्सप्लेन करने को कहा गया है। पहला कि ट्रोफिक लेवल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और दूसरा हमें एक फूड चेन का एग्जाम्पल देकर उसके अंदर जो अलग अलग ट्रोफिक लेवल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ट्रोफिक लेवल की डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, ईच स्टेप और लेवल इन अ फूड चेन वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स। अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है लिखने के लिए। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि एक फूड चेन में हर वो स्टेप, हर वो लेवल जहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उसी स्टेप को हम ट्रोफिक लेवल कहते हैं। बेसिकली ये एक ऑर्गेनिज्म की पोजीशन को बताता है उस फूड चेन के स्ट्रक्चर में। अब इस प्योर कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पता है, हर फूड चेन का जो फाउंडेशन है, जो शुरुआत है, वो एक अल्टीमेट एनर्जी सोर्स से होती है, और वो है हमारा सन। सारी की सारी एनर्जी का ओरिजिन यहीं से होता है। ओके, तो सन से जो एनर्जी आ रही है उसको सबसे पहले कौन यूज करता है? वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। हमारे एग्जाम्पल में ये रोल प्ले कर रही है ग्रास, यानी घास। प्रोड्यूसर्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की हेल्प से, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यही रीजन है कि वो हमेशा किसी भी फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। अब क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर का ये सबसे पहला स्टेप है, इसीलिए हम प्रोड्यूसर्स को रखते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। इसे हम शॉर्ट में T1 भी कहते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। हमारे एग्जाम्पल में ग्रास है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। ठीक है, अब इस फूड चेन में आगे बढ़ते हैं। इस घास को खाकर एनर्जी कौन लेगा? चलिए मान लेते हैं एक डियर। तो जो ऑर्गेनिजम्स इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये हर्बीवोर्स होते हैं, जिसका मतलब है कि इनका फूड सिर्फ प्लांट्स होते हैं। तो देखिए, जैसे ही डियर ने ग्रास को खाया, एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, और ये हमारी चेन का सेकंड स्टेप है। इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर, यानी T2। तो इस एग्जाम्पल में डियर का ट्रॉफिक लेवल क्या हुआ? बिल्कुल सही, T2। और इस चेन में एक स्टेप और आगे चलते हैं। इस डियर से एनर्जी कौन लेगा? हमारे एग्जाम्पल में हम लेते हैं एक लायन को। जो ऑर्गेनिजम्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाकर एनर्जी लेते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये कार्निवोर्स होते हैं, यानी मीट ईटर्स। तो जब लायन ने डियर को खाया तो एनर्जी का ट्रांसफर आगे हुआ। ये तीसरा स्टेप है। इस रीजन से सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं हमारी फूड चेन के थर्ड ट्रोपिक लेवल, यानी T3। तो इस एग्जाम्पल में लायन का पोजीशन हो गया T3। देखा, बिल्कुल सिंपल। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, और वो है काउंटिंग में। आपको हमेशा याद रखना है कि काउंटिंग ट्रॉफिक लेवल 1 से ही स्टार्ट होती है, जो कि प्रोड्यूसर्स का लेवल है। इसे T0 कभी नहीं लिखना है। ये एक छोटा सा पॉइंट लगता है, पर इसकी वजह से अक्सर मार्क्स लूज हो जाते हैं। इसलिए हमेशा काउंटिंग 1 से स्टार्ट करें। तो अब अपने फाइनल आंसर को एक साथ देखते हैं। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, जिसमें एग्जाम्पल पूछा गया था, उसे आप एग्जाम में इस टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। देखिए, लेफ्ट साइड में हमारा फूड चेन एग्जाम्पल, ग्रास, डियर, लायन, और राइट साइड में उनके आगे उनका करेक्ट ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऐसे प्रेजेंट करने से आपका आंसर बहुत क्लियर लगता है और फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंपोजर्स इन द इकोसिस्टम? मतलब हमारे एनवायरनमेंट में यानी इकोसिस्टम में ये डीकंपोजर्स करते क्या हैं? इनका आखिर रोल क्या है, क्या फंक्शन है? चलिए इसको आराम से डिटेल में समझते हैं। अच्छा, इसको अच्छे से समझने के लिए सोचो, एक जंगल है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वहाँ क्या होता है? नए नए पेड़ पौधे उगते हैं, एनिमल्स पैदा होते हैं, सब अपनी लाइफ आराम से जीते हैं, और एक दिन सब मर जाते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में सोचो कितनी सारी सूखी पत्तियां, मरे हुए पौधे और एनिमल्स के रिमेन्स सब जमा हो जाते होंगे, राइट? पर एक मिनट, कभी सोचा है कि ये जो इतना सारा वेस्ट है, पत्तियां, डेड प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब का होता क्या है? ये सब जाता कहाँ है? क्योंकि अगर ये सब ऐसे ही पड़ा रहे तब तो पूरी धरती कचरे का ढेर बन जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का नेचर के पास क्या सोल्यूशन है? और बस यहीं पे आते हैं हमारे हीरो,
इनका नाम है डीकम्पोजर्स। आप इनको आसान भाषा में नेचर का क्लीन अप क्रू भी बोल सकते हो। अब देखो, एग्जाम्स के लिए इनकी एक परफेक्ट डेफिनेशन है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। डीकम्पोजर्स क्या हैं? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई, जो बाकी ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो अब सवाल ये है कि ये प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। देखो, कोई भी डेड चीज, चाहे वो सूखी पत्ती हो या कोई एनिमल, वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके अंदर सारे काम के न्यूट्रिएंट्स जैसे एक तिजोरी में बंद होते हैं, लॉक्ड हैं, और इन लॉक्ड न्यूट्रिएंट्स को पेड़ पौधे यानी प्लांट्स सीधे सीधे यूज नहीं कर सकते। अब आती है डीकम्पोजर्स की बारी। इनका असली काम अब शुरू होता है। ये जो बैक्टीरिया और फंगाई हैं, ये इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पे अटैक करते हैं। पता है ये कैसा है? इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लॉक है और ये लाखों करोड़ों डीकम्पोजर्स छोटी छोटी चाबियां हैं जो उस लॉक को धीरे धीरे खोल रही हैं। बस इसी को कहते हैं ब्रेकडाउन प्रोसेस। तो इस पूरे ब्रेकडाउन प्रोसेस का एंड रिजल्ट क्या निकला? वो जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर था, वो अब टूटकर बन गया है सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल टुकड़े। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं? सीधा मिट्टी में यानी सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या हुई? डीकम्पोजर्स ने उन सभी लॉक्ड न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक कर दिया और उन्हें मिट्टी के लिए अवेलेबल बना दिया। अच्छा, अब जब ये सारे सिंपल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आ चुके हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स इन्हें अपनी यूथ से आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एकदम रेडी टू ईट मील की तरह। और फिर इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज करके प्लांट्स बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। और देखो, इस तरह नेचर का न्यूट्रिएंट साइकिल पूरा हो गया। कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, सब कुछ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिसाइकल हो गया। कितना अमेजिंग प्रोसेस है ना? लेकिन रुको, यहाँ एक ऐसी गलती है जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। ध्यान से सुनना। ज्यादातर स्टूडेंट्स बस इतना लिख देते हैं कि डीकम्पोजर्स क्लीनिंग एजेंट्स हैं, एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरा आंसर है। इस पे पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो गोल्डन कीवर्ड है, वो है न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट। मतलब न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में वापस रिप्लेनिश करना ताकि प्लांट्स उन्हें यूज कर सके। ये है इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल। तो चलो अब इस क्वेश्चन का एक परफेक्ट फुल मार्क्स वाला आंसर बनाते हैं। आपको बस ये 2 मेन पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट, दे एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट्स फॉर द एनवायरनमेंट। आसान भाषा में वो एनवायरनमेंट की सफाई करते हैं। और दूसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, दे हेल्प इन रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या होता है? वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। बस ये दोनों पॉइंट्स लिख दिए तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। कभी सोचा है आपने कि जब आप एक सेब का कोर फेंकते हैं तो वो कुछ ही हफ्तों में मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन एक प्लास्टिक की बोतल सदियों तक, लिटरली सदियों तक वैसी की वैसी पड़ी रहती है? आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए आज हम इसी क्वेश्चन के पीछे की साइंस को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। चलो एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक केले का छिलका और एक प्लास्टिक बैग जमीन पर फेंक देते हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जो केले का छिलका है वो कुछ ही दिनों में या हफ्तों में मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा, इट विल रिटर्न टू नेचर। लेकिन वो प्लास्टिक बैग, वो शायद 500 साल बाद भी आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा। आखिर इसका रीजन है क्या? इसको समझने के लिए ना सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन देखते हैं। देखो, बायो का मतलब है लाइफ और डिग्रेडेबल का मतलब है टूटने वाला। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनका नेचुरल ओरिजिन होता है, यानी कि वो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। और नेचर के जो छोटे छोटे हेल्पर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो इन्हें आसानी से तोड़कर सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। और हाँ, एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है, एग्जैक्टली यही लिखना है आपको। तो अब आते हैं इसके ऑपोजिट, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये ज्यादातर मैन मेड होते हैं, यानी इंसानों ने अपनी फैक्ट्रीज में बनाए हैं। सोचो, प्लास्टिक, ग्लास, पेस्टिसाइड्स, इन पर बेचारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई जोर नहीं चलता, इसलिए ये कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये एनवायरनमेंट में सदियों तक परसिस्ट करते रहते हैं, यानी बने रहते हैं और पोल्यूशन का मेन कॉज बनते हैं। तो ये जो सुपर वर्कर्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आखिर हैं कौन? इन्हें हम प्यार से नेचर्स क्लीन अप क्रू भी बुला सकते हैं। इनमें जो मेन प्लेयर्स हैं वो है बैक्टीरिया और फंगाई। यही वो डीकम्पोजर्स हैं जो सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को खाकर उसे वापस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की तरह लौटा देते हैं।
ये नेचर का अल्टीमेट रीसाइक्लिंग सिस्टम है। पर सवाल तो अभी भी वही है, आखिर ये इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ते कैसे हैं? ऐसा क्या है इनके पास? व्हाट इज देयर सीक्रेट वेपन? और इनका सीक्रेट वेपन है एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं। बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि ये लिविंग थिंग्स बनाते हैं, और कैटलिस्ट इसलिए क्योंकि ये किसी भी केमिकल प्रोसेस को बहुत स्पीड अप कर देते हैं बिना खुद यूज हुए। और इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? कि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इस स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है? इसका रीजन है केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस। आप स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट साइड पर जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जैसे सेल्यूलोज या स्टार्च, उनका केमिकल स्ट्रक्चर काफी सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन राइट साइड पर देखो, प्लास्टिक्स जैसे मैन मेड सब्सटेंसेस का केमिकल स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स और उलझा हुआ है। और देखो, इसी केमिकल स्ट्रक्चर के डिफरेंस में ही सारा रीजन छिपा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी यूज करते हैं, जिसे कहते हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अब एक एंजाइम को एक की यानी चाबी की तरह समझो, और जो सब्सटेंस है उसको एक लॉक यानी ताले की तरह। और हर चाबी एक स्पेसिफिक ताले को ही खोल सकती है, राइट? तो इसको ऐसे इमेजिन करो, जो नेचुरल सब्सटेंस है वो है हमारा लॉक, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एंजाइम है वो है उसकी की। अब क्योंकि ये की उसी लॉक के लिए परफेक्ट बनी है, ये आराम से उसमें फिट हो जाती है। क्लिक, और लॉक खुल गया। मतलब सब्सटेंस आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब देखो क्या होता है जब वही एंजाइम की एक प्लास्टिक मॉलिक्यूल लॉक के पास जाती है। प्लास्टिक का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक बिल्कुल अलग डिजाइन का ताला है, तो हमारी की उस लॉक में फिट ही नहीं हो पाती, और रिजल्ट जीरो इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं होता, और प्लास्टिक मॉलिक्यूल जैसा था वैसा का वैसा ही इंटैक्ट रह जाता है। सो इस सब का फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? बिल्कुल सिंपल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास वो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते ही नहीं हैं जो इन मैनमेड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के कॉम्प्लेक्स केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ पाएं। बस यही है इस पूरे क्वेश्चन का कोर साइंटिफिक रीजन। और अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इस टेबल फॉर्मेट में आंसर लिखकर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो कितना क्लियर है। बेसिस ऑफ डिफरेंस में पहला पॉइंट लिखो ओरिजिन, एक नेचुरल है, दूसरा मैन मेड। फिर एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, एक डिकम्पोज होता है, दूसरा नहीं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, एक के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, दूसरे के लिए नहीं है। और आखिर में इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूट नहीं करते, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन और हार्म कॉज करते हैं। ऐसे लिखोगे तो आंसर एकदम सॉलिड लग। हेलो एवरीवन, चलो आज आर एनवायरनमेंट चैप्टर से एक बड़ा ही कॉमन सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि गिव एनी 2 ways in which biodegradable substances would affect the environment। बेसिकली इसका मतलब है कि हमें कोई भी 2 ऐसे वेज यानी 2 ऐसे तरीके बताने हैं जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। सिंपल है ना? हमें बस उनका असर, उनका इफेक्ट एक्सप्लेन करना है। अब देखो, सीधा आंसर पे जंप करने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते क्या हैं? सोचो जरा, ये बस वो चीजें हैं जिनको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया आराम से तोड़ सकते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये वो सारी चीजें हैं जो टाइम के साथ अपने आप सड़-गल के मिट्टी बन जाती हैं, जैसे आपके घर में फल सब्जी के छिलके या पेपर, कॉटन और इवन काउडंग। तो सवाल ये है कि ये ब्रेकडाउन का प्रोसेस ये होता कैसे है? इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। होता क्या है कि सबसे पहले जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो एक जगह इकट्ठा होता है। फिर उस पर आते हैं हमारे डिकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया और फंगाई, और अपना काम शुरू करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? ये वेस्ट सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है। और हाँ, इस प्रोसेस में कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं, और जो एंड में बच जाता है वो होता है ह्यूमस, जो सॉइल के लिए तो सुपर गुड होता है। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ये डिकम्पोजिशन इतना नेचुरल और अच्छा प्रोसेस है तो फिर इससे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम क्या है, राइट? वेल, देखो, प्रॉब्लम प्रोसेस में नहीं है, प्रॉब्लम है क्वांटिटी में। जब इतना सारा मतलब अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक ही जगह पर कलेक्ट हो जाता है तो हमारा एनवायरनमेंट बेचारा उसको हैंडल नहीं कर पाता, और बस वहीं से शुरू होते हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स। और हाँ, एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं वो सुन लो। वो सीधा सीधा लिख देते हैं कि इट कॉजेज पोल्यूशन, बस। पर यह आंसर बहुत ही
वेग है। एग्जामिनर को इससे कुछ नहीं पता चलता। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आपको स्पेसिफिक रीजन और स्पेसिफिक इफेक्ट बताना पड़ेगा। सिर्फ पोल्यूशन लिखने से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा कि भाई पोल्यूशन हो कैसे रहा है। चलो तो अब आते हैं अपने पहले स्पेसिफिक इफेक्ट पर। देखो, जब डीकॉम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ गैसेस भी रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन। और इन गैसेस की स्मेल बहुत ही गंदी होती है, एकदम फाउल स्मेल। और इसी वजह से आसपास का पूरा एरिया बदबू से भर जाता है। तो ये क्या हुआ? ये एक तरह का एयर पोल्यूशन ही तो हुआ ना। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। ओके, अब दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं। सोचो जहाँ पर भी इतना सारा सड़ता हुआ कचरा इकट्ठा होगा, वहाँ क्या होगा? वो जगह एक परफेक्ट पार्टी स्पॉट बन जाती है। किसके लिए? मक्खियों, मच्छरों, कॉकरोचेस जैसे पेस्ट्स के लिए। उनके लिए तो ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। उनको वहाँ फूड भी मिल रहा है और रहने के लिए परफेक्ट कंडीशन भी। और प्रॉब्लम ये है कि यही पेस्ट्स अपने साथ कॉलेरा और मलेरिया जैसी सीरियस डिजीजेस लेकर घूमते हैं। मतलब सीधा सीधा पब्लिक हेल्थ पर असर पड़ता है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को एग्जाम में लिखना कैसे है ताकि फुल मार्क्स मिले? बिल्कुल ध्यान से सुनो। पहले पॉइंट में आप आराम से एक्सप्लेन करोगे कि डिकम्पोजिशन के टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउल स्मेलिंग गैसेस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करते हैं, जिससे सराउंडिंग एयर पोल्यूट हो जाती है। ठीक है? और सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे कि ये जो कचरे के ढेर हैं, दे एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर पेस्ट्स लाइक फ्लाइज एंड मस्कीटोज। और ये पेस्ट्स कॉलेरा और मलेरिया जैसी डिजीजेस के कैरियर्स होते हैं। बस, अगर आपने इतना स्पेसिफिक होकर लिख दिया ना, तो फुल मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गिव एनी 2 ways in which non-biodegradable substances would affect the environment। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें कोई भी 2 तरीके बताने हैं जिससे non-biodegradable substances हमारे environment यानी हमारे आसपास के माहौल पर बुरा असर डालते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से समझते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले सबसे जरूरी है इस टर्म को अच्छे से समझना। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ये आखिर होते क्या हैं? देखिए, ये वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया या फंगाई तोड़ नहीं पाते, यानी उन्हें सिंपल और हार्मफुल चीजों में ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। इसका रिजल्ट क्या होता है? ये एनवायरनमेंट में एकदम वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, सालों तक, कई बार तो हजारों साल तक। इस स्लाइड पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाता है। देखिए, एक तरफ हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे सब्जियों के छिलके या पेपर। ये चीज़ें आराम से मिट्टी में मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ है नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक, कांच और एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल पेस्टिसाइड जैसे कि DDT। बस इनके इसी ना गलने वाले प्रॉपर्टी के कारण सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने फर्स्ट इफेक्ट पर। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का जो पहला और सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इफेक्ट है, उस प्रोसेस का नाम है बायोमैग्निफिकेशन। हाँ, आई नो, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, है बहुत सिंपल। एग्जाम्स के लिए ये डेफिनेशन आपको एकदम ऐसे ही लिखनी है। बायोमैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन फूड चेन के हर अगले ट्रॉफिक लेवल पर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जाता है। यहाँ प्रोग्रेसिव इंक्रीज का मतलब है हर लेवल पर बढ़ते जाना, और ट्रॉफिक लेवल का मतलब है फूड चेन में किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन, यानी कौन किसको खाता है। इस प्रोसेस को और भी अच्छे से समझने के लिए आइए एक सिंपल सी पानी की फूड चेन का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ आप देखिए, एनर्जी का फ्लो हो रहा है पौधों जैसे फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन में, फिर उसको स्मॉल फिश खाती है, उसके बाद लार्ज फिश और फाइनली ह्यूमन तक। सिंपल, राइट? अब इमेजिन कीजिए खेतों में नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड जैसे DDT यूज किया गया। बारिश के पानी के साथ बहकर ये पेस्टिसाइड पास के पानी के सोर्स, मान लो एक लेक में चला गया। वहां इसे सबसे पहले फूड चेन के प्रोड्यूसर्स यानी फाइटोप्लैंक्टन ने एब्सॉर्ब कर लिया। लो, अब ये टॉक्सिन फूड चेन में एंटर कर चुका है। और यही है सबसे क्रूशियल पार्ट। जब इन फाइटोप्लैंक्टन्स को जूप्लैंक्टन खाते हैं तो टॉक्सिन उनकी बॉडी में चला जाता है। फिर जब एक स्मॉल फिश बहुत सारे जूप्लैंक्टन को खाती है तो उन सब का टॉक्सिन उस एक फिश की बॉडी में जमा हो जाता है, यानी एक्यूमुलेट हो जाता है। अब अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, हर अगले लेवल पर टॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। और ये है इसका फाइनल स्टेज। जब एक बड़ी फिश ऐसी कई छोटी फिश को खाती है और फिर उस फिश को एक इंसान खाता है, तो टॉक्सिन की सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन उस ऑर्गेनिज्म में होती है जो फूड चेन के बिल्कुल टॉप पर है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल DDT का बर्ड्स पर इफेक्ट था, जिसके कारण उनके एगशेल्स इतने पतले हो गए थे कि बच्चे पैदा ही नहीं हो पा रहे थे। इस पूरे प्रोसेस को ही बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हार्म टॉप कंज्यूमर को होता है। अब आते हैं दूसरे इफेक्ट पर।
जो कि इन सब्सटेंसेस का एक बहुत ही डायरेक्ट रिजल्ट है। क्योंकि ये सब्सटेंसेस नेचुरली खत्म नहीं होते, वो हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठे होते जाते हैं, जिससे सीधा सीधा लैंड और वाटर पोल्यूशन होता है। हम जो भी प्लास्टिक, ग्लास या मेटल का कचरा फेंकते हैं, वो लैंडफिल्स में जाकर एक बड़े पहाड़ की तरह पाइल अप हो जाता है। सालों तक वहां पड़े रहने से वो जमीन को बैरन यानी बंजर बना देता है और सॉइल की फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ शक्ति बिल्कुल खत्म कर देता है। इससे हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। और जब यही वेस्ट जैसे प्लास्टिक बैग्स या बॉटल्स बहकर नदियों और समुंदरों में पहुंच जाता है तो वो वाटर बॉडीज को चोक कर देता है। नालियां सब बंद हो जाती हैं। इसके अलावा ये पानी में हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे एक्वाटिक लाइफ यानी पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को बहुत ज्यादा हार्म होता है। इसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो फाइनली अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है। फुल मार्क्स के लिए आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे पेस्टिसाइड्स फूड चेन में एंटर करके हर ट्रॉफिक लेवल पर अपना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। इस प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जिससे टॉप लेवल कंज्यूमर्स को मैक्सिमम हार्म होता है। और दूसरा पॉइंट, ये सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहते हैं, जिससे लैंड और वाटर पोल्यूशन होता है। ये सॉइल को इनफर्टाइल बनाते हैं और वाटर बॉडीज को चोक करके एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए इस सवाल को अच्छे से समझते हैं, जिसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला कि ये ओजोन है क्या चीज, और दूसरा ये किसी इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट डालता है। तो हम इसको ना एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एग्जाम में आंसर लिखने का एक आसान सा स्ट्रक्चर भी मिल जाए। सबसे पहले हम नॉर्मली जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो होता है O2, जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। सिंपल, और ये काफी स्टेबल होता है। अब देखिए, सन से आती है हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन, और ये रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर के एकदम ऊपर वाले पार्ट में, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, वहां तक पहुंचती है। और ये यूवी रेडिएशन इतनी पावरफुल होती है कि ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना O2, उसको तोड़कर 2 अलग अलग ऑक्सीजन एटम्स यानी O में चेंज कर देती है। फिर ये जो अकेला ऑक्सीजन एटम है O, ये एक दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2 के साथ कंबाइन हो जाता है और बनाता है O3, और बस इसी O3 को हम कहते हैं ओजोन। तो एग्जाम में लिखने के लिए एक आसान सी डेफिनेशन ये है कि ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन के 3 एटम से बना एक मॉलिक्यूल है। सिंपल, पर एक चीज ध्यान रखना, ये ग्राउंड लेवल पर एक डेडली पॉइजन है, लेकिन ऊपर एटमॉस्फेयर में बहुत जरूरी है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर कि इसका इफेक्ट क्या है। तो सोचिए, ये जो ओजोन लेयर है ना आसमान में, ये हमारी अर्थ के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड, बिल्कुल एक सुरक्षा कवच जैसा काम करती है। इस स्लाइड से आइए कंपेयर करते हैं। देखिए, अगर ओजोन लेयर है तो ज्यादातर हार्मफुल यूवी रेडिएशन ब्लॉक हो जाती है और लाइफ आराम से चलती रहती है। लेकिन अगर नहीं है तो वही यूवी रेडिएशन सीधे अर्थ तक पहुंचकर सबको, प्लांट्स को, एनिमल्स को, हम सबको बहुत बुरा डैमेज करती है। इसका सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है प्रोड्यूसर्स पर, यानी प्लांट्स पर। यूवी रेज से उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्लो हो जाती है और इसका सीधा रिजल्ट क्या होता है? फसल कम हो जाती है। और फिर आते हैं कंज्यूमर्स, मतलब हम इंसान और जानवर। हम पर भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। यूवी रेज से स्किन कैंसर हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम्स जैसे कैटरैक्ट्स हो सकती हैं, और तो और हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। यहाँ पर ना स्टूडेंट्स एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। सो इज ऑल ओजोन गुड? हमेशा अच्छा ही होता है क्या? चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, जो ओजोन ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में है यानी लगभग 90%, वो गुड ओजोन है, ये हमें बचाता है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर बनता है करीब 10%, वो एक हार्मफुल पोल्यूटेंट है, उसे हम बैड ओजोन कहते हैं, और वो हमारे सांस लेने के लिए बहुत खराब है। तो अब देखते हैं कि एग्जाम में इसका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है। पॉइंट नंबर 1, आप पहले ओजोन का डेफिनेशन और उसका फॉर्मेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है और फिर फ्री ऑक्सीजन एटम्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ओजोन बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि ये ओजोन अपर एटमॉस्फेयर यानी स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर बनाती है, और ये लेयर इसलिए क्रूशल है क्योंकि ये सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। और आखिरी और फाइनल पॉइंट में आप इकोसिस्टम पर इसके नेगेटिव इफेक्ट को डिटेल में लिखेंगे कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई तो ये यूवी रेडिएशन सीधे अर्थ पर आएगी
और स्किन कैंसर कॉज करेगी, आंखों को डैमेज करेगी, प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस को कम कर देगी, यानी पूरी की पूरी फूड चेन डिसरप्ट हो जाएगी। ये एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। सवाल में हमसे पूछा गया है कि इन दिए गए ग्रुप्स में से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सारे के सारे आइटम्स बायोडिग्रेडेबल हैं। इसका मतलब हमें वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जिसके सभी पार्ट्स नेचुरल प्रोसेस से आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी सिंपल भाषा में सड़गलकर खत्म हो जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी आसानी से तोड़ देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं। ये एक पूरा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें चीज़ें सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होकर वापस मिट्टी का हिस्सा बन जाती हैं। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आपको बिल्कुल यही लिखना है जो स्क्रीन पर है। यहाँ कंपेयर करने से इनका डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है बायोडिग्रेडेबल आइटम्स जैसे सब्जी के छिलके, कागज़ वगैरह, और दूसरी तरफ है नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स जैसे प्लास्टिक बैग्स और कांच की बॉटल्स। इनका सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें सालों साल ऐसी ही पड़ी रहती हैं और पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉज बनती हैं। चलिए अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ए, ग्रास, फ्लावर्स और लेदर। इसमें ग्रास यानी घास और फ्लावर्स यानी फूल। ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है ना? दोनों नेचुरल चीजें हैं और आराम से डिकम्पोज हो जाएंगी। लेकिन इस ऑप्शन में एक प्रॉब्लम है। ग्रास और फ्लावर्स तो ठीक है, पर लेदर का क्या? देखिए, लेदर बनता तो नेचुरल चीजों से ही है, एनिमल स्किन से, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स यूज होते हैं। उसी रीजन से इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। इसलिए ये ऑप्शन हमारे लिए एक परफेक्ट चॉइस नहीं बन पाता। ठीक है, अब अगले ऑप्शन यानी ऑप्शन बी को देखते हैं, ग्रास, वुड और प्लास्टिक। इसमें भी पहली दो चीजें तो ठीक लग रही हैं, पर एक आइटम ऐसा है जो इस पूरे ग्रुप को ही गलत साबित कर देगा, और वो आइटम है प्लास्टिक। ये तो हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और रूल बहुत सिंपल है। अगर एक ग्रुप में एक भी आइटम नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो पूरा का पूरा ग्रुप उस कंडीशन को फेल कर देता है। इस रीजन से ऑप्शन बी तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। चलिए अब बारी है ऑप्शन सी की, फ्रूट पील्स, केक और लाइम जूस। अगर हम इस ग्रुप को ठीक से ऑब्जर्व करें तो ये सारी ही चीजें फूड से जुड़ी हुई हैं, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट हैं। और इसका रिजल्ट बिल्कुल साफ है। ये तीनों ही चीज़ें फल के छिलके, केक और नींबू का रस 100% बायोडिग्रेडेबल हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एकदम फूड जैसी हैं और बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं। तो हाँ, ये ऑप्शन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है। लेकिन रुकिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें आखिरी ऑप्शन यानी ऑप्शन डी को भी पूरी तरह से चेक करना होगा। ऑप्शन डी है केक, वुड और ग्रास। देखने में तो इसके भी सारे आइटम्स नेचुरल सोर्सेस से ही बने लग रहे हैं। और हाँ, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। केक, वुड और ग्रास ये तीनों ही टेक्निकली बायोडिग्रेडेबल है। अब यही वो पॉइंट है जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, तो फिर इन दोनों में से सही कंक्लूजन कौन सा होगा? देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना जहां दो ऑप्शन सही लग रहे हों, तब हमें एक डिसाइडिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि कोई चीज़ बायोडिग्रेडेबल है या नहीं, बल्कि हमें उसके डिकम्पोजिशन के पूरे प्रोसेस को थोड़ा और गहराई से समझना पड़ता है। और वो डिसाइडिंग फैक्टर है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। इसका सीधा से मतलब है कि कोई चीज़ कितनी तेजी से डिकम्पोज होती है। जैसे कि फूड आइटम्स कुछ दिनों या हफ्तों में ही डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन वुड यानी लकड़ी को पूरी तरह से सड़ने गलने में कई साल लग सकते हैं। दोनों की रेट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो अब अगर हम इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करें तो हमें साफ साफ दिखता है कि ग्रुप सी के सारे आइटम्स, फ्रूट पील्स, केक, लाइम जूस, एक जैसे हैं और सभी तेजी से डिकम्पोज होते हैं, जबकि ग्रुप डी में वुड है जिसका डिकम्पोजिशन रेट केक और ग्रास के मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इसको आप एक एग्जाम प्रोटिप की तरह हमेशा याद रखिए। जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल आए जहां एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहे हों, तो आपको हमेशा वो ग्रुप सिलेक्ट करना है जिसके सारे आइटम्स यूनिफॉर्मली यानी एक जैसे और रैपिडली यानी तेजी से बायोडिग्रेडेबल हों। यही वो रीज़न है जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमारा सबसे करेक्ट और सबसे अच्छा आंसर है ऑप्शन सी,
क्योंकि इसके तीनों कंपोनेंट्स ना सिर्फ बायोडिग्रेडेबल हैं बल्कि तीनों ही बहुत तेजी। हेलो फ्रेंड्स, आज ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हमारे एनवायरनमेंट और हमारी डेली लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो चलिए इस वेस्ट की प्रॉब्लम को ना थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डिस्कवर करते हैं। तो देखो, सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? गिव एनी 2 मेथड्स। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यू, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप पर्सनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे हेल्प कर सकते हो, और हमें कोई भी 2 मेथड्स बताने हैं, बस 2, जो प्रैक्टिकल भी हों और ऑफ कोर्स इफेक्टिव भी। ओके, तो सीधे सॉल्यूशंस पे जंप करने से पहले चलो 1 मिनट रुककर पहले इस प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल की सीरियसनेस को आखिर समझें। पता है, हमारे प्लैनेट पर ये जो गार्बेज है यानी कचरा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये जो आप कचरे के पहाड़ देखते हो ना, ये दिन बाय दिन बस और बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सारा वेस्ट ना एक जैसा नहीं होता। वेस्ट के बेसिकली 2 मेन टाइप्स हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे सब्जियों के छिलके या पेपर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से आराम से ब्रेक डाउन होकर मिट्टी में मिल जाता है, सिंपल। फिर आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे प्लास्टिक और ग्लास, और ये हजारों साल तक एनवायरनमेंट में वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम का मेन कॉज यही नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो सोचो, जब इस वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता तो क्या होता है? इसका डायरेक्ट इफेक्ट, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। ये लैंड, वाटर और एयर तीनों तरह के पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है, और इसीलिए इस प्रॉब्लम का एक इफेक्टिव सॉल्यूशन फाइंड करना हमारे लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हो जाता है। तो आते हैं हमारे पहले मेथड पर। फर्स्ट मेथड है रिड्यूस। अब रिड्यूस का सिंपल सा मतलब है टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वेस्ट, यानी हम शुरुआत में ही कम से कम वेस्ट जनरेट करें। पता है, ये सबसे इफेक्टिव मेथड माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम को उसकी जड़ से ही सॉल्व करता है, राइट? अगर वेस्ट कम जनरेट होगा तो डिस्पोजल की प्रॉब्लम भी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इट्स दैट सिंपल। चलो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक्स को नो कहना। हाँ, वही प्लास्टिक बैग्स, स्ट्रॉज या पानी की बॉटल्स। जरा इमेजिन करो, अगर हम सब सिर्फ अपना एक कपड़े का बैग और एक रीयूजेबल वाटर बॉटल यूज करना शुरू कर दें, तो हम कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने से ही रोक सकते हैं। ये एक छोटा सा चेंज लगता है, बट बिलीव मी, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एक और पावरफुल एग्जाम्पल है एनर्जी सेव करना। जब जरूरत ना हो, लाइट्स और फैंस को बंद कर देना। अब आप सोच रहे होंगे, वेट अ मिनट, इसका वेस्ट से क्या रिलेशन है? तो यहां एक क्रूशियल पॉइंट है। देखो, एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में ना पावर प्लांट से बहुत पोल्यूशन होता है। तो जब हम एनर्जी का यूज डिक्रीज करते हैं, हम इनडायरेक्टली उस पोल्यूशन और उसके साथ आने वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी रिड्यूस कर रहे होते हैं। सी द कनेक्शन? ऑलराइट, अब आते हैं अपने सेकंड मेथड पर, और हमारा सेकंड मेथड है रीयूज। रीयूज का बिल्कुल सिंपल मतलब है कि चीज़ों को फेंकने के बजाय उन्हें बार बार यूज करना, चाहे सेम काम के लिए या फिर थोड़ा क्रिएटिव होकर किसी अलग काम के लिए। इसका एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल तो हम सबके घरों में मिल जाएगा। वो जाम के ग्लास जार्स या दूसरे प्लास्टिक कंटेनर्स जो आते हैं, उन्हें कचरा समझकर फेंकने की जगह हम उन्हें किचन में मसाले स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? या फिर थोड़ा सा क्रिएटिव बनके उनसे एक सुंदर सा पेन स्टैंड भी तो बना सकते हैं। हाउ कूल इज दैट? और एक और बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है रीयूज का। अपने पुराने कपड़े या बुक्स जो अच्छी कंडीशन में है, उन्हें डोनेट करना। सोचो, जो चीज शायद आपके लिए अब वेस्ट है, वो किसी और के लिए एक बहुत जरूरी रिसोर्स बन सकती है। इससे ना सिर्फ वेस्ट रिड्यूस होता है, बल्कि हम अननोइंगली किसी की हेल्प भी कर देते हैं। इट्स अ विन विन। वैसे आपने वेस्ट मैनेजमेंट का एक फेमस कॉन्सेप्ट जरूर सुना होगा, द 3 Rs: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। और इसमें ना एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूस, उसके बाद आता है रीयूज और फिर रिसाइकल। क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे एनी 2 मेथड्स पूछे थे, इसीलिए हमने रिड्यूस और रीयूज पर ही फोकस किया है, जो कि इस चेन के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स माने जाते हैं। और अब एक स्पेशल एग्जाम राइटिंग प्रो टिप, ध्यान से सुनो। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आंसर को बिल्कुल इस तरह से स्ट्रक्चर करना। पहले पॉइंट डालो रिड्यूस और उसे एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। फिर सेकंड पॉइंट डालो रीयूज और उसे भी एक सूटेबल एग्जाम्पल के साथ समझाओ। ट्रस्ट मी, ऐसा करने से आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। और हाँ, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। बेसिकली हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से सही फूड चेन कौन सी है।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन के कोर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर ये फूड चेन होती क्या है और इसका पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, चलिए पहले वो देखते हैं। तो देखिए, फूड चेन एक ऐसी सीरीज है जिसमें एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये खाने और खाए जाने का एक रिलेशन है जिससे एनर्जी का फ्लो होता है। एग्जाम में अगर इसकी डेफिनेशन आती है ना, तो आपको यही पॉइंट लिखना है फॉर फुल मार्क्स। अब सवाल ये उठता है कि इस एनर्जी फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारी अर्थ पर लगभग सारे इकोसिस्टम्स के लिए द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है द सन। फूड चेन की सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। हर फूड चेन का फर्स्ट लेवल यानी उसके फाउंडेशन होते हैं प्रोड्यूसर्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सन की एनर्जी यूज करके अपना फूड खुद बनाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ग्रास। इन्हें हम फूड चेन का फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं और इनको आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाकर अपनी एनर्जी लेते हैं। इन्हें हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक गोट ग्रास खाती है तो एनर्जी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक ट्रांसफर हो जाती है। ये बन जाता है हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। और फिर इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ह्यूमन गोट को खाता है तो यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर एक लेवल और ऊपर चला जाता है और ये बन जाता है थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो अब जब हमें ये पूरा स्ट्रक्चर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर बिल्कुल क्लियर हो गया है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम अपने ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। चलिए ऑप्शन ए को ऑब्जर्व करें, ग्रास, व्हीट एंड मैंगो। अब सोचिए, ये तीनों ही प्रोड्यूसर्स हैं, तीनों ही अपना खाना खुद बनाते हैं। इनके बीच में कोई खाने का रिलेशन है ही नहीं, इसलिए कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट्स एक जैसे ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट को फूड चेन समझ लेते हैं। ये एक गलत कंक्लूजन है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी पर, गोट, काउ एंड एलिफेंट। यहाँ देखिए, ये तीनों ही प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, यानी हर्बिवोर्स। यहाँ दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली, चेन शुरू करने के लिए कोई प्रोड्यूसर ही नहीं है, और दूसरी, इनके बीच आपस में कोई एनर्जी फ्लो का रिलेशन नहीं है। इसीलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब देखिए ऑप्शन डी, ग्रास, फिश एंड गोट। यहाँ शुरुआत तो ठीक लग रही है। ग्रास एक प्रोड्यूसर है, लेकिन उसके बाद का रिलेशन लॉजिकल नहीं है। एक गोट फिश नहीं खाती, राइट? इसलिए यहाँ एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस ही ब्रेक हो जाता है। तो ये एक वैलिड चेन नहीं है। तो फाइनली हमारा करेक्ट कंक्लूजन है ऑप्शन बी, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ये एक परफेक्ट फूड चेन का एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए, ग्रास यानी प्रोड्यूसर को गोट यानी प्राइमरी कंज्यूमर खाता है और फिर गोट को ह्यूमन यानी सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है। इसमें एनर्जी का डायरेक्शन ऑफ फ्लो बिल्कुल क्लियर है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर तक। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे सीधा सीधा पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी प्रैक्टिसेस एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस का एक्चुअल मतलब क्या होता है ना? जब तक हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम सही रीजन के साथ आंसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बेसिकली कोई भी ऐसी एक्शन, कोई भी ऐसा काम जिसका हमारे एनवायरनमेंट पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता हो, उसी को हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस बोलते हैं। और हाँ, एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है। इसका सिंपल सा मतलब है ऐसी चीजें करना जिससे रिसोर्सेज कंजर्व हो, पोल्यूशन रिड्यूस हो और हमारी अर्थ का जो नेचुरल बैलेंस है वो अच्छे से बना रहे। तो चलो इसी डेफिनेशन को आधार बनाकर हम एक एक करके सारे ऑप्शंस ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सो पहला ऑप्शन है शॉपिंग करते टाइम क्लॉथ बैग ले जाना। बहुत सिंपल सी बात लगती है, राइट? लेकिन जरा सोचो इस छोटे से चेंज का इफेक्ट क्या हो सकता है। इसको समझने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम क्लॉथ बैग यूज नहीं कर रहे तो फिर हम क्या यूज कर रहे हैं? एग्जैक्टली, प्लास्टिक बैग्स। यहाँ स्क्रीन पर आप एक क्लियर कंपैरिजन देख सकते हैं। देखो, क्लॉथ बैग की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि उसको हम बार बार बहुत बार रीयूज कर सकते हैं। वहीं प्लास्टिक बैग, वो तो मोस्टली सिंगल यूज होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डीकॉम्पोजिशन का। क्लॉथ बैग क्या है? बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो नेचर में आसानी से घुल मिल जाता है। पर प्लास्टिक वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और इसका सीधा सीधा रिजल्ट क्या निकलता है? लैंड और वाटर पोल्यूशन। और इसका इफेक्ट कितना गहरा है ये नंबर देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। पता है एक सिंगल प्लास्टिक बैग को पूरी तरह से डीकंपोज होने में कितना टाइम लग सकता है?
लगभग 1000 years। कैन यू बिलीव इट? मतलब हमारी आज की एक छोटी सी गलती का नेगेटिव इफेक्ट अगले 1000 साल तक एनवायरनमेंट झेलता रहेगा। तो इससे कंक्लूजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्लॉथ बैग यूज करना डेफिनेटली एक बहुत अच्छी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है। चलो अब आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पर, बिना ज़रूरत के लाइट्स और फैंस को स्विच ऑफ कर देना। ये तो एक ऐसी आदत है जो हम सब आसानी से अपने घरों में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस इतनी सिंपल सी एक्शन से इन्वायरमेंट में इतना बड़ा चेंज कैसे आ जाता है? इसका जो पूरा प्रोसेस है ना, वो इस कॉज एंड इफेक्ट फ्लोचार्ट से एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, जब फैन या लाइट फालतू में ऑन रहता है तो क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। सिंपल। अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पावर प्लांट्स को क्या करना पड़ता है? उन्हें ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल बर्न करना पड़ता है। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट एयर पोल्यूशन का इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं एक सीधा सीधा रिलेशन है। और ये बात इस चार्ट से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। हमारी कंट्री में आज भी लगभग 75% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर ही बनाई जाती है। सोचो कितना बड़ा नंबर है। इसलिए जब भी हम थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं तो हम इनडायरेक्टली उन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग को कम कर रहे होते हैं और इससे पोल्यूशन भी डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी पक्का एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है। ओके, और अब हमारा तीसरा और आखिरी प्रैक्टिस, स्कूल जाने के लिए स्कूटर के बजाय वॉक करके जाना। अब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए स्कूटर यूज करने से एनवायरनमेंट पर भला क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? चलो इसका रीजन भी अच्छे से समझते हैं। ये टेबल इन दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। स्कूटर किस चीज से चलता है? पेट्रोल से, जो कि खुद एक फॉसिल फ्यूल है। और जब ये फ्यूल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कितने हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉकिंग में कोई फ्यूल यूज नहीं होता, मतलब एमिशंस बिल्कुल जीरो। और इसका एक बोनस इफेक्ट भी है, हमारी हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो वॉकिंग इज अ क्लियर विनर, नो डाउट। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करने के बाद हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? बिल्कुल साफ है। पॉइंट 1, क्लॉथ बैग्स यूज करने से प्लास्टिक पोल्यूशन रिड्यूस होता है। पॉइंट 2, अप्लायंसेस बंद रखने से एनर्जी कंजर्व होती है और एयर पोल्यूशन भी डिक्रीज होता है। और पॉइंट 3, शॉर्ट डिस्टेंसेस वॉक करने से फ्यूल भी बचता है और पोल्यूशन भी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये तीनों ही प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। तो चलो अब वापस आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर, क्योंकि हमने देखा कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स ऑप्शन डी, ऑल। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल? मतलब सोचिए, अगर हम किसी फूड चेन के एक पर्टिकुलर लेवल यानी एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को ही खत्म कर दें तो उसका पूरे इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। लेकिन इस मेन क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रॉफिक लेवल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना होगा। आखिर ये ट्रॉफिक लेवल होता क्या है, राइट? तो देखिए, ट्रॉफिक लेवल बिल्कुल सिंपल शब्दों में किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन है एक फूड चेन के अंदर। ये बस इतना बताता है कि एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, बेसिकली कौन किसको खाता है और उस प्रोसेस से एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में कैसे ट्रांसफर होती है। इस कॉन्सेप्ट को ना और आसानी से समझने के लिए आइए एक सिंपल सी फूड चेन बनाकर देखते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हर लेवल को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो हर फूड चेन की शुरुआत हमेशा प्रोड्यूसर से होती है। ये होते हैं ट्रॉफिक लेवल 1। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सनलाइट का यूज करके यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए घास या दूसरे पौधे। देखिए, हमारे डायग्राम में भी हमने बेस लेवल पर घास को रखा है। अब आते हैं ट्रॉफिक लेवल 2 पर। यहाँ होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये हर्बीवोर्स होते हैं, यानी ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स को खाकर एनर्जी लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल में ये है एक डियर। तो डियर घास खाकर एनर्जी ले रहा है। और देखें, हमारे डायग्राम में ये एरो घास से डियर की तरफ एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन शो कर रहा है। इसके बाद ट्रॉफिक लेवल 3 पर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब ये कार्निवोर्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉक्स जो डियर का शिकार करता है। तो अब एनर्जी का ट्रांसफर डियर से फॉक्स में हो गया, सिंपल। और फाइनली हमारे इस एग्जाम्पल में ट्रॉफिक लेवल 4 पर हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। ये वो कार्निवोर्स हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को अपना फूड बनाते हैं,
जैसे कि एक टाइगर जो फॉक्स को खा सकता है। इससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि एनर्जी का फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर के लेवल्स की तरफ हो रहा है। तो अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस आते हैं। सोच के देखिए क्या होगा अगर हम एक पूरा ट्रॉफिक लेवल ही हटा दें। चलिए इसी फूड चेन से सारी फॉक्सेस को यानी ट्रॉफिक लेवल 3 को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। जैसे ही हम ऐसा करेंगे इसका इफेक्ट एक चेन रिएक्शन की तरह होगा जो नीचे के लेवल्स पर भी जाएगा और ऊपर के लेवल्स पर भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इसको ध्यान से समझिएगा। तो जब हमने फॉक्सेस को हटा दिया इसका इफेक्ट उसके नीचे वाले लेवल यानी डियर पर और उसके ऊपर वाले लेवल यानी टाइगर पर दोनों पर पड़ेगा। पहले देखते हैं कि डियर की पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट होता है। अब देखिए जैसे ही सारी फॉक्सेस चली जाएंगी तो उनका शिकार यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि डियर हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। सिंपल सा रीजन है, अब उन्हें खाने वाला कोई प्रेडेटर बचा ही नहीं है। और जब डियर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी तो इसका सीधा रिजल्ट ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा घास खाएंगे। इस ओवरग्रेजिंग के कॉज प्रोड्यूसर्स यानी ग्रास की पॉपुलेशन में एक शार्प डिक्रीज आएगा, इतना कि हो सकता है घास पूरी तरह से खत्म भी हो जाए। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। एग्जाम्स में वो सिर्फ ऊपर के लेवल पर इफेक्ट एक्सप्लेन कर देते हैं लेकिन नीचे के लेवल्स पर क्या इफेक्ट हुआ ये बताना भूल जाते हैं। फुल मार्क्स के लिए डाउनवर्ड इफेक्ट को एक्सप्लेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुआ नीचे के लेवल्स का हाल। अब देखते हैं कि फॉक्स के ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल यानी टाइगर्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है, फॉक्सेस के ना होने से टर्शरी कंज्यूमर्स यानी टाइगर्स जिनका फूड सोर्स फॉक्स थे उनकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। इसका सिंपल रीजन है स्टार्वेशन। जब उनका खाना ही नहीं बचेगा तो उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, राइट? तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सिर्फ एक लेवल के हटने से पूरी की पूरी फूड चेन अनस्टेबल हो जाती है। हर लेवल पर पॉपुलेशन का बैलेंस बिगड़ जाता है और पूरा इकोसिस्टम असंतुलित हो जाता है। और ये इफेक्ट सिर्फ सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हटाने से नहीं होता। इस टेबल में ध्यान से देखिए, चाहे आप प्रोड्यूसर्स को हटाएं या प्राइमरी कंज्यूमर्स को या सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, रिजल्ट हमेशा इकोसिस्टम का कोलैप्स ही होगा। इसी को प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। ये कोड इस प्योर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समराइज करता है। एन इकोसिस्टम इज अ डेलिकेट चेन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ब्रेकिंग वन लिंक कैन कॉज द एंटायर चेन टू अनरावल। मतलब एक कड़ी के टूटने से पूरी जंजीर ही बिखर सकती है। तो आपके एग्जाम के लिए फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए? ये रहा, The removal of all organisms in one trophic level will lead to an ecological imbalance, disrupting the entire food web and causing a drastic decrease in biodiversity. ये आंसर लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। We hope आपको। चलिए इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला, क्या अलग-अलग ट्रॉफिक लेवल्स को हटाने का इफेक्ट अलग होता है? और दूसरा, क्या कोई भी लेवल बिना डैमेज के हटाया जा सकता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ट्रॉफिक लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रॉफिक लेवल का मतलब है एक फूड चेन में किसी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन, कि वो क्या खाता है और उसको कौन खाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ग्रास है जो है प्रोड्यूसर या T1। ग्रास को गोट खाती है जो है हर्बीवोर या T2, और गोट को टाइगर खाता है जो है कार्निवोर या T3। एनर्जी का फ्लो इसी डायरेक्शन में होता है। अब चलिए हमारा पहला थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम इस फूड चेन से सारे टाइगर्स यानी T3 लेवल को रिमूव कर दें तो क्या रिजल्ट होगा? देखिए, जैसे ही टाइगर्स हटेंगे उनको खाने वाला कोई नहीं होगा तो गोट्स की पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज होगी। अब जब इतनी सारी गोट्स होंगी तो वो ज़्यादा ग्रास खाएंगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि ग्रास यानी प्रोड्यूसर्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसका कंक्लूजन ये है कि T3 को हटाने से T2 इंक्रीज होता है और T1 डिक्रीज होता है। इस पॉइंट को एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। अगर हम बीच वाले लेवल यानी सारी गोट्स T2 को रिमूव कर दें तब क्या इफेक्ट होगा? यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, गोट्स के ना होने से टाइगर्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और उनकी पॉपुलेशन स्टार्व करके डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ ग्रास को खाने वाला कोई नहीं होगा। इसका इफेक्ट दोनों डायरेक्शंस में हुआ। सो द क्रूशियल पॉइंट इज T2 को हटाने से T3 यानी प्रेडेटर्स पर भी नेगेटिव इफेक्ट होता है और T1 यानी प्रोड्यूसर्स पर भी इफेक्ट होता है। दोनों तरफ का रिलेशन देखना जरूरी है। और अब सबसे क्रिटिकल कंडीशन, अगर हम इस फूड चेन का फाउंडेशन
यानी सारे प्रोड्यूसर्स T1 को ही रिमूव कर दें, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? देखिए, अगर ग्रास ही नहीं होगी तो एनर्जी का सोर्स ही खत्म हो जाएगा। गोट्स के पास खाने को कुछ नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, और जब गोट्स नहीं होंगी तो टाइगर्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट रूल को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। प्रोड्यूसर्स को रिमूव करने का मतलब है पूरे फूड चेन को डिस्ट्रॉय करना। तो अब हम क्वेश्चन के पहले पार्ट को आंसर कर सकते हैं। जैसा कि हमने कंपेयर किया T1, T2 या T3, किसी को भी हटाने का इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो यस, द इम्पैक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रोफिक लेवल्स। अ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है एक बड़ा सा नो। कोई भी ट्रॉफिक लेवल बिना डैमेज के रिमूव नहीं किया जा सकता। हर लेवल इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए ज़रूरी है, और किसी एक के भी हटने से पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। वी होप आपको भी। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, इसमें 2 पार्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है, हम इसका एग्जैक्ट मतलब समझेंगे। ये टर्म सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट ट्रस्ट मी बहुत ही आसान है। और फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछता है कि इकोसिस्टम के अलग अलग लेवल्स पर इसका इफेक्ट यानी इसका मैग्निफिकेशन क्या वो अलग अलग होगा या सेम रहेगा। तो चलिए इस रिलेशन को भी आगे ऑब्जर्व करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो एक छोटा सा स्नोबॉल है, वो एक पहाड़ से नीचे रोल कर रहा है। अब जैसे जैसे वो नीचे आएगा क्या होगा, वो अपने साथ और स्नो जमा करता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, राइट? बस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। इसको ध्यान से देखिए, यही आपको एग्जाम में लिखनी है। बेसिकली इसका मतलब है कि जब एक फूड चेन में हम एक लेवल से ऊपर दूसरे लेवल पर जाते हैं, तो हर अगले ट्रोपिक लेवल पर टॉक्सिक सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो सिस्टमैटिकली इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है जब पेस्टिसाइड्स जैसे हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, मतलब ऐसे केमिकल्स जो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते, खेतों से बहकर पानी में मिल जाते हैं, जैसे नदियों या झीलों में। अब जब ये केमिकल पानी में आ गया, तो पानी में रहने वाले प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जाम्पल एल्गी, इस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और यही है फूड चेन का सबसे पहला फर्स्ट लेवल। अब मान लीजिए पानी में इस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। लेट्स से सिर्फ 0.003 ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन। अब यह वैल्यू देखने में कितनी छोटी लग रही है ना? पर बिलीव मी, सारा का सारा प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। तो अब इन एल्गी को कौन खाएगा? छोटे छोटे जू प्लैंक्टॉन्स, जो कि हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। और जब वो इन एल्गी को खाते हैं तो वो केमिकल उनकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। सिंपल। पर यहाँ एक कैच है। एक जू प्लैंक्टन अपनी लाइफ में एक एल्गी तो नहीं खाएगा, वो बहुत सारे एल्गी खाता है। इसीलिए उसकी बॉडी में इस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन अब इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए 0.04 ppm तक पहुंच गया। देखा, यहाँ आप पहला क्लियर इंक्रीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन जू प्लैंक्टन को छोटी फिश खाती हैं, जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। और इससे क्या होगा? बिल्कुल सही, ये केमिकल अब फिश के बॉडी टिश्यूज में जमा हो जाता है। और सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है, क्योंकि एक छोटी फिश अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स खाती है, उसकी बॉडी में केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देखिए, अब वैल्यू हो गई है 0.5 ppm। ये तो काफी बड़ा जंप है, राइट? और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिर इन छोटी फिश को एक बड़ी फिश खाती है, जो हमारा टर्शरी कंज्यूमर है। तो आप देख रहे हैं ये अक्यूमुलेशन का प्रोसेस फूड चेन में कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब इस बड़ी फिश की बॉडी में इस टॉक्सिक केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सोचिए, लगभग 2 ppm तक। हम हर एक लेवल पर एक मेजर इंक्रीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड फाइनली आते हैं सबसे टॉप पर। जब कोई बर्ड इस बड़ी फिश को खाती है, जो इस फूड चेन में सबसे ऊपर है, यानी हमारा टॉप कंज्यूमर है, तो सारा का सारा जमा हुआ केमिकल उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। और इसलिए इस टॉप कंज्यूमर की बॉडी में केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम ऑब्जर्व किया जाता है। इस एग्जाम्पल में देखिए, ये 25 ppm तक पहुंच गया।
सोचो, हमने स्टार्ट किया था 0.003 ppm से और अब ये 25 ppm है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे पानी में एक छोटी सी क्वांटिटी टॉप लेवल पर कितनी डेंजरस हो सकती है। यहाँ पर ना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। एक टर्म है बायो एक्यूमुलेशन। इसका मतलब होता है एक ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ में केमिकल का इंक्रीज होना, जबकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बायो मैग्निफिकेशन। इसका मतलब है केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन पूरी फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल तक इंक्रीज होना। तो दोनों अलग चीजें हैं। तो आप देखिए इस ट्रॉफिक लेवल पिरामिड को। इससे हम बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस फूड चेन में ऊपर जाते हैं, प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की तरफ, इस हार्मफुल केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन कितनी तेजी से इंक्रीज होता जाता है। द ट्रेंड इज क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। सवाल था, क्या मैग्निफिकेशन के लेवल्स हर ट्रॉफिक लेवल पर डिफरेंट होंगे? आई थिंक अब तक इसका आंसर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर है अ बिग यस। बिल्कुल, लेवल्स डिफरेंट होते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रोड्यूसर लेवल पर सबसे कम होता है, और जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर जाते हैं ये बढ़ता चला जाता है। इसका रिजल्ट टॉप कंज्यूमर लेवल पर कॉन्सेंट्रेशन सबसे हाईएस्ट होता है। दैट्स द की टेक अवे। नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ज़रूरी सवाल को अच्छे से समझते हैं। सवाल है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स दैट वी जनरेट? मतलब सीधे शब्दों में जो कचरा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम जनरेट करते हैं उसकी वजह से आखिर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए ना सबसे पहले इन दो शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जरा सोचिए, आप एक केले का छिलका या कागज का टुकड़ा फेंकते हैं तो कुछ टाइम बाद वो मिट्टी में मिल जाता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे आराम से डिकम्पोज कर देते हैं। ये हो गया बायोडिग्रेडेबल। लेकिन क्या प्लास्टिक की बोतल के साथ ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आखिर है क्या चीज़? देखिए, सिंपल भाषा में समझे तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमारे नेचर के सफाई कर्मचारी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज ही नहीं कर पाते। उनके लिए ये पत्थर जैसा है, और इसका रिजल्ट, ये चीज़ें एनवायरनमेंट में सालों तक, बल्कि मैं कहूँगा सदियों तक ऐसी की ऐसी पड़ी रहती हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ भी। एग्जाम्पल्स तो आप रोज़ देखते हैं, प्लास्टिक्स, शीशे की बॉटल्स और कुछ बहुत ही डेंजरस केमिकल्स जैसे कि DDT। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका सबसे पहला और सबसे साफ दिखने वाला इफेक्ट क्या होता है? बिल्कुल, लैंड पोल्यूशन। ज़रा इमेजिन कीजिए, ये कचरा जो कभी सड़ता गलता नहीं है, बस एक के ऊपर एक इकट्ठा होता जाता है। शहरों के बाहर आपने देखा होगा कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं जिनको हम लैंडफिल्स कहते हैं। ये ना सिर्फ देखने में बहुत बुरा लगता है, बल्कि हमारी ज़मीन को भी हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही नहीं है, इसका असली नुकसान तो ज़मीन के नीचे हो रहा है। इस कचरे से जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं वो धीरे धीरे स्लोली मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे मिट्टी की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वो जहरीली और बंजर यानी इनफर्टाइल हो जाती है। और जो हमारे किसान दोस्त हैं जैसे अर्थवॉर्म्स जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो बेचारे भी मर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर कितना गहरा है। अब एक और कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे हम सब कभी न कभी परेशान हुए हैं, बारिश के टाइम सड़कों पर पानी भर जाना। आपने कभी सोचा है इसका एक बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? यही प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स। ये हमारे नालों में यानी ड्रेन्स में जाकर फंस जाते हैं और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। पानी को निकलने की जगह ही नहीं मिलती और रिजल्ट हर तरफ वाटर लॉगिंग। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ये नालों से बहता हुआ कचरा आखिर में जाता कहाँ है? हमारी नदियों में, झीलों में और फिर समुंदर में। और वहाँ पहुंचकर ये फैलाता है भयंकर वाटर पोल्यूशन। पानी इतना गंदा और जहरीला हो जाता है कि पीना तो दूर की बात है, किसी और काम में भी यूज़ नहीं किया जा सकता। देखा आपने, एक छोटी सी गलती का इफ़ेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। इस गंदे पानी का सबसे बुरा असर होता है बेचारे पानी में रहने वाले जीवों पर। मछलियाँ, कछुए और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स वो इस प्लास्टिक को गलती से अपना खाना समझकर खा लेते हैं। रिजल्ट ये होता है कि उनकी जान चली जाती है या फिर वो प्लास्टिक के कचरे में फंसकर तड़पते रहते हैं।
इमेजिन कीजिए हमारे फेंके हुए कचरे की वजह से कितनी मासूम जानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रॉब्लम बस यहीं तक सीमित है कि बस जमीन और पानी गंदा हो गया? नहीं, असली खतरा तो वो है जो हमें अपनी आंखों से दिखता भी नहीं। कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का असर इससे कहीं ज्यादा गहरा और डेंजरस होता है। और ये डेंजरस कॉन्सेप्ट है बायो मैग्निफिकेशन। एग्जाम के लिए ये टर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। बायो मैग्निफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स फूड चेन के थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं और हर लेवल पर, हर अगले ट्रॉफिक लेवल पर उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है जो पूरे फूड चेन को इफेक्ट करता है। अच्छा, इस प्रोसेस को ना इस डायग्राम से समझते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। सोच लीजिए पानी में थोड़ा सा डीडीटी पेस्टिसाइड मिक्स हो गया है। अब उस पानी में जो छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं। फिर उन जू प्लैंक्टन्स को एक छोटी मछली खा लेती है, तो डीडीटी उसकी बॉडी में आ गया। अब उस छोटी मछली को एक बड़ी मछली खा लेती है और आखिर में उस बड़ी मछली को एक बर्ड खाती है। अब आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जा रहे हैं, जू प्लैंक्टन से बर्ड तक, डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन हर लेवल पर बढ़ता जा रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। और जो सबसे ऊपर है, यानी टॉप कंज्यूमर जो कि यहाँ बर्ड है, उसकी बॉडी में इस जहर का, इस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो हमने क्या क्या देखा? लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और फिर ये बायोमैग्निफिकेशन। इन सब का मिला जुला नतीजा क्या है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा हमारे नेचर के पूरे सिस्टम को, उसके नाजुक बैलेंस को हिलाकर रख देता है। फूड चेन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं और हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही बीमार पड़ जाता है। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को एक बार जल्दी से इस समरी टेबल से रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम में आंसर लिखने के लिए ये स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, एनवायरमेंट लेवल पर ये कॉज करते हैं लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल इनफर्टिलिटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इसका इफेक्ट होता है एक्वाटिक लाइफ को नुकसान और उनकी बॉडीज में टॉक्सिन्स का अक्यूमुलेशन। और पूरे इकोसिस्टम लेवल पर ये फूड चेन्स को डिसरप्ट करते हैं और बायोमैग्निफिकेशन जैसी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो चलो आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल, विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? अब देखो, ये एक आम डाउट है। अक्सर हमें लगता है कि अगर सारा कचरा बायोडिग्रेडेबल है, मतलब आई वाई नेचुरली डीकम्पोज हो जाता है, तो फिर उसका एनवायरनमेंट पर कोई बुरा इफेक्ट कैसे हो सकता है? आइए इसके पीछे का पूरा रीजन अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आखिर होता क्या है। देखो, ये वो वेस्ट मटेरियल है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंगी अपने एक्शन से नेचुरली तोड़ सकते हैं, यानी डीकम्पोज कर सकते हैं। आप इसको नेचर का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम भी समझ सकते हो। अच्छा, तो अब ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस काम कैसे करता है? इस डायग्राम में ऑब्जर्व करो। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये इस वेस्ट को एक तरह से अपना खाना समझते हैं। वो इसको ईट करके छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि सॉइल के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स। तो देखा, ये कितना जरूरी नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक हीरो है, एक की इंग्रेडिएंट, और वो है ऑक्सीजन। हाँ, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपना काम ठीक से करने के लिए, यानी वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और यही इस पूरे टॉपिक का सबसे क्रूशियल पॉइंट है, ऑक्सीजन। तो अगर ये सब नेचुरली हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है ना? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वेस्ट की क्वांटिटी छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हो जाती है। जरा सोचो, जब हम सिटीज में इतने बड़े बड़े कचरे के पहाड़ देखते हैं, तब वहां क्या कंडीशन होती होगी। अब इसका असर देखो क्या होता है। जब बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल सीवेज, नदियों जैसी वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है, तो उसको डीकम्पोज करने के लिए सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एकदम एक्टिव हो जाते हैं और इस प्रोसेस में वो पानी में घुली हुई सारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। इसका रिजल्ट, पानी में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से डिक्रीज हो जाता है। इस इफेक्ट का एक साइंटिफिक नाम भी है, इसे कहते हैं ऑक्सीजन डिप्लीशन। जब पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी, तो उसमें रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि मछलियां, वो सांस कैसे लेंगे? और इसका सीधा सीधा रिजल्ट होता है उनकी डेथ। तो देखा आपने, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ने भी कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। अच्छा, एक बात सोचो, जब सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो क्या डीकम्पोजिशन का प्रोसेस रुक जाएगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। डीकंपोजिशन तो अभी भी चलता रहता है, लेकिन अब इसका प्रोसेस बदल जाता है। इस नए प्रोसेस को कहते हैं एनारोबिक डीकंपोजिशन, यानी डीकंपोजिशन जो ऑक्सीजन के बिना होता है। और जब ये एनारोबिक डीकंपोजिशन होता है ना, तो इसके रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। इससे बहुत ही फाउल स्मेलिंग गैसेस निकलती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। आपने देखा है बड़े बड़े कचरे के ढेर से कितनी गंदी स्मेल आती है? उसका मेन रीजन यही प्रोसेस है। साथ ही ये प्रोसेस ऑक्सीजन वाले प्रोसेस से काफी धीमा भी होता है। और बात सिर्फ बदबू तक ही नहीं रुकती, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सीधे हमारी हेल्थ से जुड़ी है। ये जो कचरे के ढेर होते हैं, ये मक्खी और मच्छर जैसे बीमारी फैलाने वाले वेक्टर्स के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं, और इन्हीं से डेंगू, मलेरिया जैसी डेंजरस बीमारियां फैलती हैं। तो ये एक सीरियस हेल्थ हैजर्ड भी है। लेकिन अब आते हैं इसके सबसे खतरनाक इम्पैक्ट पर। एनारोबिक डिकम्पोजिशन का एक और रिजल्ट है जो बहुत डेंजरस है। ये एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस बनाता है, और इस गैस का नाम है मीथेन, यानी CH4। ये सीधा सीधा हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। तो ये मीथेन इतनी टेंशन वाली बात क्यों है? क्योंकि भाई ये एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। पोटेंट मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल। ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप करती है, और इससे डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। सोचो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से शुरू हुई कहानी ग्लोबल वार्मिंग तक पहुंच गई। तो चलो अब सारे पॉइंट्स को एक साथ एग्जाम के लिए रेडी कर लेते हैं। अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो ये की पॉइंट्स लिख दोगे तो फुल मार्क्स पक्के हैं। फर्स्ट, बड़े स्केल पर डीकंपोजिशन वाटर बॉडीज से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन खत्म करके एक्वाटिक लाइफ को मार देता है। सेकंड, एनारोबिक डीकंपोजिशन से गंदी स्मेल और हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। थर्ड, कचरे के ढेर बीमारी फैलाने वाले वेक्टर्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं। और फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, मीथेन जैसी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होती है जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कॉज है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल है, व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न? व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज? देखिए, इस सवाल के ना दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा पूछ रहा है कि ओजोन लेयर को जो डैमेज हो रहा है वो हमारे लिए चिंता की बात यानी एक कॉज फॉर कंसर्न क्यों है, और दूसरे हिस्से में हमें वो स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं जो इस डैमेज को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं। इस सवाल को ठीक से समझने के लिए पहले ना हमें अर्थ के एक प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में जानना पड़ेगा। आप बस ऐसा सोचिए कि हमारी अर्थ के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड है, बिल्कुल एक छतरी जैसी, हाँ, एक अम्ब्रेला जो हम सबको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, इसी का नाम है ओजोन लेयर। और हाँ, अगर एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल वही लिखना है। ये ओजोन यानी O3 गैस की एक लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर वाले रीजन में मिलती है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यानी UV रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेना। अब जरा इस डायग्राम को देखिए, इससे पूरा प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सन से जो UV रेडिएशंस आ रही हैं वो सीधा ओजोन लेयर से टकराती है, और लेयर उसको वहीं एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको अर्थ की सरफेस तक आने ही नहीं देती। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये लेयर अर्थ के लिए एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करती है। सोचो, अगर ये ना होती तो ये सारी डेंजरस रेज सीधे हम तक आ जाती। तो अब सीधा आते हैं अपने क्वेश्चन के पहले हिस्से पर। इतना सब समझने के बाद आखिर ये चिंता की बात क्यों है? सोचने वाली बात है कि अगर ये हमारा प्रोटेक्टिव शील्ड, ये हमारी छतरी डैमेज हो जाए तो फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट बहुत ही सीरियस होगा। ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स उसी का रिजल्ट है। जब UV रेडिएशन आएगी तो सबसे पहले ह्यूमंस में स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। आंखों में ये कैटरैक्ट्स कॉज करती है। इतना ही नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। और सोचिए, इसका असर सिर्फ हम इंसानों पर नहीं होता, बल्कि प्लांट्स को भी डैमेज होता है, जिससे क्रॉप यील्ड कम हो जाती है। यहाँ तक कि समुद्र के अंदर जो मरीन इकोसिस्टम है उसको भी ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इस पूरे डैमेज का आखिर कॉज क्या है? इसके पीछे जो असली विलन है ना, वो है एक केमिकल जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। शॉर्ट में हम इसे CFCs कहते हैं। पुराने टाइम में ये केमिकल रेफ्रिजरेटर्स, ACs और जो स्प्रे कैन्स आते थे उन सब में बहुत यूज होता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये CFCs इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों हैं? देखिए, इसका प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से समझिए। जब CFCs एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो सन की UV रेज उनको तोड़ लेती हैं, और उससे रिलीज होता है एक क्लोरीन एटम।
अब ये अकेला क्लोरीन एटम एक ओजोन यानी O3 मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और उसे ब्रेक कर देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो क्लोरीन एटम फिर से आज़ाद हो जाता है और जाकर दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ता है। ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है जिसमें सिर्फ एक क्लोरीन एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सोचो कितना डेंजरस है। तो जब साइंटिस्ट्स को इस सीरियस प्रॉब्लम का पता चला तो एक अच्छी चीज़ हुई। पूरी दुनिया इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक साथ आई। और बस यहीं से शुरू होता है हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए इसका टाइमलाइन। 1985 में साइंटिस्ट कंफर्म करते हैं कि अंटार्कटिका के ऊपर एक बहुत बड़ा ओजोन होल है। और इस शॉकिंग डिस्कवरी के आने के सिर्फ 2 साल बाद ही 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हो गया। सोचो कितनी तेजी से काम हुआ। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसका सीधा सीधा एम था कि ओजोन को डैमेज करने वाले सभी सब्सटेंसेस को धीरे धीरे करके पूरी तरह बंद कर दिया जाए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1990 से लेकर आज तक CFCs का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से कम हुआ है। आपको अंदाजा है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कितना सक्सेसफुल था? ये नंबर देखिए, 197। इतनी कंट्रीज ने यानी दुनिया की लगभग हर कंट्री ने इस एग्रीमेंट को साइन किया और इसको माना। सच में इसे हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट माना जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब फाइनल आंसर को पॉइंट्स में समेट लेते हैं कि आखिर क्या क्या स्टेप्स लिए गए। एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ जिसने CFC प्रोडक्शन पर रोक लगा दी। दूसरा स्टेप, CFCs का प्रोडक्शन और यूज दोनों को ही सिस्टमैटिकली यानी प्लान करके बंद कर दिया गया। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, साइंटिस्ट ने इसके इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स बनाए जिनका यूज आज हम रेफ्रिजरेटर्स और ACs में करते हैं। तो इन सब मेहनत का, इन सारे एफर्ट्स का रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये है कि हमारे प्लैनेट का शील्ड अब हील कर रहा है। इन्हीं ग्लोबल एफर्ट्स की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है और जो ओजोन होल था वो भी छोटा हो रहा है। सच में ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।